हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू किया था साइंस का, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, पार्ट 1। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी में आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पिछले सेक्शन में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन की थी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू का, पॉजिटिव चार्ज है बड़ा प्लस क्यू, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इन्फिनिटी पे बहुत दूर उस सोर्स चार्ज से एक हमने टेस्ट चार्ज छोटा सा चार्ज रखा है, वो भी पॉजिटिव साइन का है। ठीक है, तो अगर उसको हम नजदीक लाएंगे फील्ड के अंदर तो ये रिपल्शन महसूस करेगा। ठीक है, और इसके फील्ड में दो अलग अलग बिंदु हैं, ए और बी। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने समझा था लास्ट वीडियो में, क्या था वो, कि अगर हम इन्फिनिटी से बिंदु ए तक इस चार्ज को ले आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क हो गया पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू इन कैरिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो एक कूलम चार्ज के लिए कितना काम आएगा, वो क्या हो गया, पोटेंशियल पॉइंट ए। इसी प्रकार से इन्फिनिटी से मुझे पॉइंट बी तक, जो कि अभी दूर है, देखिए चार्ज के ये ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा दूर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक मुझे उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, जो कि ए के मुकाबले थोड़ा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि दूर है तो यहां तक तो कम वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा नजदीक से ले जाने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी कहां तक, टू बी। ये क्लियर है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज का, और दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कि जो लोअर पोटेंशियल पॉइंट है फील्ड के अंदर, मतलब जो कि सोर्स चार्ज से दूर है, और एक ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है जो कि सोर्स चार्ज के नजदीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो वर्क ज्यादा होने वाला है, यहां तक कम होने वाला है। तो सपोज मान लेते हैं यहां तक वर्क होगा 100 जूल, ए तक लाने के लिए वर्क कितना है, 100 जूल, और इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए वर्क कितना हो रहा है, एक कूलम को घसीट कर लाने के लिए सपोज 60 जूल। तो अगर मुझे बी से ए चार्ज को ले जाना है तो इन दोनों वर्क का डिफरेंस आएगा, ये 100 है, ये 60 है, तो यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो कितना आएगा, 40, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं सपोज ए तक ले जा रहा हूं और हमारा पाथ चेंज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ए तक ले जाएंगे तो 100 जूल हो रहा है, अगर यहां से पहले हम बी पर ले जाएंगे तो 60 हो गया, और यहां से यहां लाएंगे तो यहां पर 100 ही होना चाहिए, तो यहां से यहां तक 40 जूल और करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग बिंदु हैं, एक नजदीक है, एक दूर है सोर्स चार्ज से, पास वाला हायर पोटेंशियल पॉइंट, दूर वाला लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट तक ले जाने के लिए जो भी वर्क होता है, वो वर्क डन जो है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। ठीक, चलिए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब शॉर्ट में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क कहां से कहां, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला कहां से ले जाना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल मतलब बी टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल मतलब एरो मार्क कर दिया, बी से ए ले जाना है। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली जान लेते हैं क्या लिखा है नीचे। पॉइंट ए क्या है हमारा, देखिए पास है सोर्स चार्ज के, तो इट इज द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, यहां तक वर्क ज्यादा होगा। ठीक, अगर इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉइंट बी क्या है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट है जो कि थोड़ा दूर है ए के मुकाबले, तो यहां पर वर्क क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, सो वी ए बी, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी ए बी, इसका मतलब होगा हायर पोटेंशियल पॉइंट और लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, लेकिन पोटेंशियल हायर किसका, ए का है, तो डिफरेंस कैसे आएगा, इसका पोटेंशियल माइनस इसका, तो वी ए माइनस वी बी समझ में आ गया। और वी ए क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन टेस्ट चार्ज, सेम तरीके से बी का आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली हमको जो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्या मिलेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, ए हायर पोटेंशियल पॉइंट है, डिवाइडेड बाय जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो, तो जितना भी चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज का हमको क्या मिल जाएगा, ये वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है, सो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। चलिए अब हम जान लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या थी। आज हम देखेंगे
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चलिए मान लेते हैं ये जो वर्क डन बी से ए तक चार्ज को लाने के लिए सपोज हम मान लेते हैं 1 जूल हुआ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमने 1 जूल काम कर लिया, किसको? 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। तो Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू सपोज कितनी है? 1 कूलम प्लस की, ठीक है। सो अगर हम पुट कर दें यहाँ पे WBA अपॉन Q0 में, तो यहाँ 1 जूल बाय 1 कूलम, और जूल पर कूलम होता है हमारा वोल्ट। तो क्या डेफिनेशन हुई? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट तक मूव करने के लिए यदि 1 जूल का काम हो, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए यदि 1 जूल का काम हो दो बिंदुओं के बीच में, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, और पॉइंट कहां होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be 1 volt. कब होगा 1 volt? If 1 joule work is done. 1 जूल का काम हो कब हो? In bringing a unit positive charge मतलब 1 कूलम from the point of lower potential to the point of higher potential. क्लियर है? चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या होती है? वोल्टमीटर होती है। मैं थोड़ी देर में शो कर दूंगा कैसा होता है डिवाइस, कैसा दिखता है। ओके, वोल्टमीटर बहुत ज्यादा प्रेसाइजली नहीं नापता है, तो एक और ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, उससे बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, लेकिन इसके बारे में आप लोग 12th क्लास में सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलिए, अब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो सर्किट का मतलब होता है एक बंद रास्ता, क्लोज रास्ता, जहां से शुरू करें वहीं पे आकर के खत्म कर दे। तो जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में से फ्लो तभी करेगा जब जहां से करंट शुरू हो वापस लौटने का रास्ता उसको अवेलेबल हो, वहीं पे आकर के वापस बंद होगा। एक खुले रास्ते में ओपन वायर है जिसके 2 एंड्स हैं, उसमें से कभी करंट फ्लो नहीं करता है। सो अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज, ऐसा बंद रास्ता गोल जिससे कि क्या है करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया? बीच में कहीं कट लग गया, तो मान लो एक हमने क्या प्लग लगा दिया स्विच के अंदर, ठीक है, और उसमें होल्डर लगा दिया, ऑन कर दिया, बल्ब जल गया। अब अगर मैं किसी एक तार को काट दूंगा तो सर्किट ओपन हो गया तो क्या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया? क्लोज पाथ से ही करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सर्किट को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, चीजें होती है जो सर्किट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जिनके माध्यम से हम सर्किट बनाते हैं, सर्किट में क्या क्या चीजें कनेक्ट होती है, यूज होती है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। एक बार मैंने लिस्ट बना दी है, फिर इसके बाद वन बाय वन इन सब के हम सिंबल भी देखेंगे। तो पहला हमारा सर्किट एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सेल, क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है बैटरी, इसमें खूब सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ज्यादा करंट अगर हमको चाहिए। उसके बाद आता है की को हम क्या इसके नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट इज द बल्ब, सबने देखा होगा बल्ब कैसा होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर है, सिंपल कोई भी कंडक्टिंग वायर है जिसका कि कुछ ना कुछ क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अभी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। देन उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिक्स भी होता है और बदलता हुआ भी हो सकता है। सर्किट में कई बार हमको बदलता हुआ रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है, तो उसका क्या मतलब है देखेंगे। इसी को हम रियोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। सो आई विल शो यू दिस इंस्ट्रूमेंट लेटर। देन अनदर डिवाइस इज एमीटर, जो कि करंट नापने की डिवाइस है। वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने की डिवाइस है। और ये दोनों कैसे होते हैं डिवाइस, क्या होते हैं वो भी देखेंगे। गैल्वेनोमीटर, अगेन ये भी करंट नापने की डिवाइस है, तो ये भी करंट नापने की है, ये भी करंट नापने की है। तो कौन सा यूज करने का होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो सब देखेंगे। एग्जैक्ट कैसी दिखती है वो देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद और दो हैं। नेक्स्ट हमारा जो सर्किट एलिमेंट है वो है जंपर। क्या मतलब है इसका देखते हैं। मान लीजिए एक वायर ये है और इसके सामने से एक और वायर गुजर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं बट एक दूसरे को क्या है टच नहीं कर रहे, गैप है बीच में। तो इस तरह की चीज को हम सर्किट में कैसे शो करेंगे, वायर क्रॉसिंग बट नॉट टचिंग ईच अदर। इस तरह की चीज क्या कहलाती है, जंपर। इसी प्रकार से जंक्शन क्या हो गया, वायर एक और दूसरा एक दूसरे को क्या करे, टच करे। तो टच वाले पॉइंट को हम ज्वाइंट कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो इनके सबके सिंबल्स हम देखने जा रहे हैं वन बाय वन। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा चीज है सिंबल्स ऑफ सर्किट एलिमेंट। इनको जब हम ड्रॉ करेंगे पेपर पे तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारा सेल। सेल मैंने बताया था ये क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ को हम फुल फॉर्म क्या है इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल करंट एनर्जी, वोल्ट में नापते हैं इसको भी, ठीक है। तो जो सेल है उसकी जो इलेक्ट्रिकल करंट एनर्जी देने की क्षमता वो कितनी, वो नापी जाती है किसमें, ईएमएफ, ठीक है। सो करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो ये सेल जो है इसका सिंबल कैसा होगा, सर्किट में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक बड़ा लाइन ड्रॉ करना है, एक छोटी लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव। तो सेल एक्चुअल में क्या होता है, कैसा होता है, सबने देखा होगा वैसे।
दिस इज द सेल। अब सेल पे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिखा होता है, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। ऊपर जो ये वाला कैप वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इससे 1.5 वोल्ट के करीब इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है कि नहीं, चलिए जी, तो ये तो था हमारा फर्स्ट सर्किट एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा है बैटरी। बैटरी क्या होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। एक से अधिक सेल्स को यदि एक के बाद एक लगा लिया जाए, पहले वाले का पॉजिटिव फिर नेगेटिव उसका, फिर उसके नेगेटिव से अगले वाले का पॉजिटिव का संपर्क फिर नेगेटिव, इस प्रकार से एक सीक्वेंस में एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट से लगा ले तो जो कंप्लीट सेटअप है उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। अब बैटरी की आवश्यकता कहाँ होती है, सेल जो होता है वो लिमिट में करंट देगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जो बैटरी होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा। अगर ज्यादा करंट चाहिए इनको सर्किट में तो हम क्या सेल्स को नीड के अकॉर्डिंग हम क्या है ज्यादा संख्या में इस्तेमाल कर सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ट्रेन के रूप में। ठीक है, सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर मतलब एक सीक्वेंस में लाइन में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, कम से कम दो हो, कंबाइन करने के लिए दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बैटरी कहलाती है। सो यहाँ पे मैंने इसमें सिंबल में देखिए 1 2 3 सेल्स की बैटरी बनाई है। तो अगर ये 1.5 वोल्ट का तो 1.5 कितना हो गया, 4.5 वोल्ट का हमको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगला हमारा की है, तो ये की जो होती है ये साइंटिफिक टर्म है स्विच के लिए। तो घर में हम जो ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे फिजिक्स में की कहते हैं। ठीक है, अब स्विच ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है। तो यदि वो ऑफ होगा तो करंट नहीं आएगा डिवाइस में, करंट नहीं आएगा तो डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगी, तो इसका मतलब सर्किट ऑफ हो गया वो। तो जो ऑफ होता है स्विच उसी को हम ओपन की बोलते हैं। ओपन मतलब सर्किट टूटा हुआ ओपन है, बंद नहीं है चारों तरफ से। ठीक है, और अगर ऑन है वो स्विच तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज की। अब की को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, ये हमारी प्लगिंग की होती है, ये हमारी टैपिंग की होती है। ठीक है, तो अब मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लगिंग की जो होती है नॉर्मली हमारा जो स्विच है उसकी जैसे ही होता है, और टैपिंग की होती है जैसे डोरबेल होता है, हम दबाते हैं जब तक तो वो करंट आता है, तब तक तो बेल बजती है, और जैसे हम अंगूठा हटा देते हैं तो एकदम से वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो प्रेस करेंगे तब तक करंट आएगा मोमेंटरी शॉर्ट समय के लिए, अदरवाइज बंद हो जाएगा करंट। ठीक है, तो ये है कौन सी वाली की, ये है हमारी प्लगिंग की, ये है टैपिंग की। ठीक है, तो ये तो ओपन की है। तो ओपन की में क्या होता है, जब हमारा करंट नहीं फ्लो कर रहा है, बंद है सर्किट, तो यहाँ पे हमको बिंदी नहीं दिखानी ब्रैकेट के अंदर, बाद में दो लाइन है, ये हमारी टैपिंग की है। ठीक है, अच्छा अगर हमारा सर्किट क्लोज है, क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे सी बिंदी दिखा देंगे और ये टैपिंग की में इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है कि नहीं, ओके। अब मैं की एक दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट होती क्या चीज है। मेरे पास एक है प्लगिंग की, ये है हमारी प्लगिंग की। ठीक है, देखिए ऐसा दिखाई देता है, दो टर्मिनल्स हैं, इधर से एक वायर आएगा इसमें जुड़ेगा, इधर से एक वायर आएगा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और बीच में देखिए इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, देख रहा है, छोटा सा गैप है। ये जो पीतल का पार्ट है ये, इसके बीच में बहुत टाइनी सा गैप दिख रहा है। ठीक है, और ये मेरे हाथ में क्या है, की, इसको बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं छेद में प्लग कर दूंगा, टाइटली फिट हो जाती है, तो अब इसको इसने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों तरफ का जो वायर है वो एक तरह से कंडक्टिंग बन जाएगा। समझ आ गया, तो ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है, जब चाहे इससे करंट फ्लो करें, जब चाहे इसको रोक दे। दिस इज नोन एज व्हाट, प्लगिंग की। क्लियर, तो ये आपने देख लिया है, ये हमारी की थी। तो ये अभी इस फॉर्म में है तो इसका सिंबल ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसका ये प्लग निकाल दूंगा तो इसका सिंबल क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थी हमारी की। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बल्ब। सबने देखा होगा घर में सबके लगा होता है, तो बल्ब एक ये लाइट एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल सकते हैं, इसका सिंबल ये होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, हर एक जो मेटेलिक कंडक्टर उसकी प्रॉपर्टी होती है करंट का विरोध करने की। ठीक है, वो कंडक्टर नहीं चाहता कि उससे कोई करंट फ्लो करे, तो वो करंट का विरोध करता है, समझ आ गया, उसको अपोज करता है, वो नहीं चाहता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर की करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, अपने से करंट या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो न होने देने की जो प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, हर कंडक्टर में होती है, किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी, टू अपोज फ्लो करंट, करंट को एक तरह से करंट के फ्लो में बाधा पहुंचाने की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है ओम है, आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन हम बाय कन्वेंशन रेजिस्टेंस जो गुण है उसको हम रेजिस्टेंस वायर के नाम से भी जान सकते हैं। तो रेजिस्टेंस वायर, एक तार है, तार का रेजिस्टेंस होगा, तो नॉर्मली हम रेजिस्टेंस वायर ना कहकर इसको सिंपली रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस वायर इज कॉमनली नोन एज, या तो रेजिस्टेंस बोल दो सिंपली प्रॉपर्टी के नाम से बोल दो, या फिर उसको रजिस्टर भी कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, ये। अब देखिए बहुत सिंपल सा सिंबल है, समझना बहुत आसान है। मान लीजिए हम एक हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे बिल्कुल फ्लैट है, और गाड़ी कैसे चलती है उसमें, गाड़ी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, करंट फ्लोइंग है, तो हाईवे पे गाड़ी दनादन स्पीड से चलेगी। अब उस हाईवे पे मान लो अगर मैं एक मल्टीपल ब्रेकर लगा दूं, खूब सारे ब्रेकर लगा दूं,
तो उसकी स्पीड का क्या होगा बताइए। गाड़ी की स्पीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मली टोल बूथ पे होता है, देखा होगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो उस ब्रेकर को हम उबड़ खाबड़ अगर इस तरह से शो कर दें तो जो गाड़ी है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, उसकी स्पीड सिग्निफाई कर रही है करंट। तो अगर ब्रेकर आ गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब करंट कम हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमारा बिल्कुल हाईवे था, यहाँ पे करंट धनाधन चला रहा था और हमने एकदम से क्या कर दिया, इसको उबड़ खाबड़ कर दिया, अनइवन कर दिया। तो यहाँ पे करंट की के फ्लो में जो बाधा है उसी को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस। क्लियर है चीज? ओके। तो कहीं पे भी सर्किट के अंदर हमको रेजिस्टेंस शो करना है तो हम इस प्रकार के सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी किसी सर्किट में मान लो एक मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस फिक्स लगा दिया, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद वो 100 की जगह मुझे 500 ओम का चाहिए, 1000 ओम का चाहिए, तो क्या मुझे बार बार उसके क्या है जॉइंट्स को खोल करके रिप्लेस करना पड़ेगा बार बार। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को हम रियोस्टैट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस डिवाइस को मैं सर्किट में लगा दिया तो हम मन मर्जी से क्या है उसका रेजिस्टेंस एज पर अवर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली डिवाइस क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा रियोस्टैट है, ठीक है, देखिए लिखा है रियोस्टैट, ठीक है। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, क्या चीज है ये एक पोर्टलेन का सिलेंडर है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस वायर, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है, तो ये कॉन्स्टेंटन का हो सकता है, नाइक्रोम का हो सकता है, मैंगनीन का हो सकता है, किसी का भी अलॉय होता है, मेटालिक अलॉय। तो ये वायर इस पे लपेटे गए, खूब सारे टर्न्स लपेटे गए। टर्न्स हमारे बड़े बड़े लंबे, छोटे रियोस्टैट से लेकर लंबे लंबे भी आते हैं, तो ये 100, 200, 500, 1000, 10,000 कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लपेटा गया स्टार्टिंग वाला और यहाँ पे एंड कर दिया गया। तो यहाँ पे नीचे देखिए तार लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लियर है। ओके, टर्न्स की संख्या फिक्स होती है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है ओम्स, कितना 150 ओम का ये कंप्लीट वायर है पूरा, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए मैं पूरा वायर सर्किट में लगा देता हूं तो 150 ओम इंट्रोड्यूस हो गया सर्किट के अंदर, ठीक है। अब लेकिन मेरे को मान लीजिए 50 ओम ही लगाना है। 50 ओम का मतलब हो गया कि 150 का 1/3 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, सर्किट में एक वायर तो इधर लगाऊंगा, नीचे में से कोई सा भी यूज कर सकते, एक वायर तो इधर लगाऊंगा और दूसरा जो है दूसरा वायर है, मान लीजिए ये दो तार है, दोनों तार के बीच में मुझे रेजिस्टेंस लगाना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एक वायर जो है वो हमेशा मैं नीचे लगाऊंगा इनपुट, ठीक है, और एक वायर मैं यहाँ लगाऊंगा ऊपर की ओर, और ऊपर जो है ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर के मुझे सिर्फ 50 टर्न्स की लेंथ ही इंट्रोड्यूस करनी है सर्किट के अंदर ताकि 50 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। तो यहाँ से करंट आएगा, एंटर करेगा, 50 टर्न घूमेगा और मैं इसको इस प्रकार से सेट कर दूंगा इसको कि ये 50th टर्न के आसपास आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली 50। तो यहाँ से करंट आएगा, 50वें टर्न के बाद आने के बाद में ये इस स्टील के रॉड से होते हुए लीव कर जाएगा। आगे के जो घेरे हैं उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिर्फ इतना सा ही सर्किट में जो लेंथ है वो काम में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने आगे कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आगे कर दिया तो और बढ़ जाएगा, पीछे कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम अपनी नीड के अनुसार क्या है इसके रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था रियोस्टैट, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा, तो इसको क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है तो रेजिस्टेंस का सिंबल एज इट इज बना है, इसके ऊपर मैंने एक एरो लगा दिया जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि इट कैन बी मॉडिफाइड एज पर द नीड। और ये दूसरा सिंबल हमारा, तो देखिए ये तो रेजिस्टेंस ऐसा कैसे है, इसमें से यहां से लेकर यहां तक की तो लेंथ यूज कर लिया हमने, और उसके बाद ये वाली जो लेंथ है ये अनयूज्ड है। तो और ये ऊपर हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो मैंने खिसकाया था ना वो चीज है, क्लियर है। तो इसको देख लेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है, सर्किट एलिमेंट है, वो है एमीटर। एमीटर क्या चीज है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने के काम आता है। तो अभी किसी भी एमीटर को यूज करते वक्त हमको किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये डैमेज भी हो सकता है। तो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं एमीटर के लिए, और अभी मैं दिखा दूंगा आपको एमीटर होता क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक अच्छा एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस खुद का क्या है, 0 है। अब देखते क्या, मान लीजिए एक दूध वाला है, क्या दूध देके जाता है, तो दूध नापने के लिए क्या यूज करता है, एक छोटा सा सिलिंड्रिकल बर्तन होता है वो यूज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो 1 लीटर का बर्तन है वो, तो निकालेगा 1 लीटर नाप लिया, और जैसे हमारे बर्तन में 1 लीटर डाल देगा तो क्या लगता है वो सारा 1 लीटर डल जाता है, नहीं, उसकी दीवार पे भी थोड़ा बहुत रह जाता है, 2, 4, 5 बूंद 10 बूंद तो रह जाती होंगी दीवार पे, सारा नहीं नापता, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए तो ये एक डिवाइस बहुत तगड़ा डिवाइस सही हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा अंदर स्पंज लगा दिया, यानी कि बेस पे स्पंज लगा दिया, उसमें दूध डाला तो बहुत सारा दूध रख लेगा। तो एक अच्छा डिवाइस वो होता है जिसके पास जो चीज आई वो सारी की सारी नाप तोल के देगी, उसमें से कुछ हजम ना कर दे, क्लियर है। तो अब रेजिस्टेंस, ये सॉरी जो हमारा एमीटर है, एमीटर का खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, वो करंट को थोड़ा बहुत वेस्ट कर सकता है। तो
मान लीजिए करंट तो है 5 एम्पियर, नाप करके उसने दिखाया 4.9 एम्पियर, कुछ खा गया, वो वेस्ट कर दिया, तो ऐसा एमीटर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एमीटर अच्छा तब होता है, आइडियल तब होता है जब उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो, 0, जितना करंट आए एग्जैक्टली उसको उतना ही नाप के दे दे। ठीक है, चलिए जी। तो नॉर्मली 0 प्रैक्टिस में पॉसिबल होता नहीं, तो लेकिन जितना कम हो उतना बेटर। ठीक, उसके बाद हमेशा इसको सीरीज अरेंजमेंट में जोड़ा जाता है। सीरीज अरेंजमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट है, बंद है सर्किट, ठीक है, कहीं से करंट आ रहा है, कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डिवाइस जोड़ दी, यहाँ मैंने एक डिवाइस जोड़ दी, यहाँ एक डिवाइस जोड़ दी, यहाँ एक डिवाइस, ये तो इसका मतलब क्या है, एक घेरे में सारी, एक ही रास्ते पे, एक ही पाथ पे सारे डिवाइस अगर जोड़ दूं तो इसको क्या कहते हैं, सीरीज अरेंजमेंट। और यहाँ पे सपोज हमारा क्या है, बैटरी लगा दी मैंने सपोज, ठीक है, तो करंट आएगा, पहली डिवाइस में जाएगा, दूसरी में जाएगा, तीसरी, चौथी, तो एमीटर जो होता है इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं बीच में कहीं पे भी एमीटर लगा देंगे जिससे कि करंट सर्किट का नापा जा सके, इसको सीरीज में ही लगाते हैं। ठीक है, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है ये हमारे यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब मैंने एक रास्ते पे एक डिवाइस लगा दी, ठीक है, जो कि सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, फिर मेरे को एक और डिवाइस लगानी है तो मैं एक अलग रास्ते पे एक और डिवाइस लगा दूंगा, ये डिवाइस नंबर 2 आ गया, मैं एक और रास्ते पे एक और डिवाइस लगा दूंगा, डिवाइस नंबर 3 आ गया। इसका मतलब क्या, अगर अलग अलग डिवाइसेस के लिए हर एक के लिए इंडिविजुअल अलग रास्ता हो, इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। क्लियर, तो ये है सीरीज और ये है पैरेलल। ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। तो हमेशा पहला मैंने बताया आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, दूसरा हमेशा सीरीज में ही इसको यूज करना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एमीटर जो होता है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि एमीटर हमारा बैटरी का इधर प्लस है तो इस तरफ का प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो इस तरफ का क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, और इसका सिंबल जो है वो है गोला, गोले के अंदर ए फॉर एमीटर, इधर प्लस इधर माइनस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एमीटर होता कैसा है। ठीक है, चलिए ये है हमारा डिवाइस एमीटर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखिए ब्रैकेट में ये अंदर सेंटर पे कैपिटल लेटर ए लिखा हो, ए सिग्निफाइज एमीटर। क्लियर है, अच्छा। अब इस एमीटर में जो सुई है, रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा होगा, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। और उसके बाद क्या है, एक रेड कलर का है तो इसको हल्का सा ओपन करके यहाँ पे वायर जो क्रोकोडाइल पिन है प्लग इन कर सकते हैं सर्किट की, इसको क्लोज कर देंगे। तो रेड वाला जो होता है टर्मिनल वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ब्लैक वाला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो किसी सर्किट में मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव से टर्मिनल से वायर आए तो वो हमारा यहाँ जुड़ेगा, और नेगेटिव का जो जा रहा है वो यहाँ जुड़ेगा, और इसका जो पॉइंटर होता है करंट के हिसाब से आगे रीडिंग देता है। तो ये क्या था, हमारा एमीटर था। क्लियर है, तो इसको हमेशा सीरीज में लगाएंगे, गौर करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया एमीटर। अब हम आगे चलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन सर्किट। सर्किट के अंदर अगर हमको दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में कितना वो नापना है तो हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। जैसे यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका 0 होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, वेरी हाई रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है, इसको हमेशा क्या जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, अब पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये वोल्ट मीटर लगा दिया सीरीज में, तो अगर ये हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया और मैंने अभी बताया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है करंट को रोकने की जो उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, बाधा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो करंट को बंद ही कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे रोड होती है, रोड पे गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर होता है, समझ आ गया। तो अब स्पीड ब्रेकर बहुत थोड़ा सा ऊंचा होगा तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो नहीं होगी, ज्यादा ऊंचा होगा ज्यादा स्लो हो जाएगी। अब इमेजिन करिए एक रोड पे हम एवरेस्ट के जैसा ऊंचा स्पीड ब्रेकर रख दें, क्या होगा, स्लो होगी कि क्या होगी, बंद हो जाएगी, समझ आ गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल खतरनाक हाई रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको सीरीज में यूज किया तो करंट बंद ही हो जाएगा, सर्किट काम करना ही बंद कर देगा। तो इसको हमेशा पैरेलल इस तरीके से लगाते हैं। सर्किट मल्टीपल होंगे तो हमको किन्हीं दो बिंदु के पैरेलल में लगाना पड़ेगा, अलग उसका पाथ होता है। ठीक है, सो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, और इसको हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। तो मैंने बता दिया सीरीज में लगाने से क्या नुकसान होगा, इफ कनेक्टेड इन सीरीज में लगाया तो देन इट विल कंप्लीटली चोक। ये क्या कर देगा, चोक मतलब स्टॉप कर देगा, करंट को सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम एज एमीटर, दैट मींस जो पॉजिटिव है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर भी आपको मैं शो कर देता हूं, ये हमारा डिवाइस है वोल्ट मीटर, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही दिखता है। यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर का V लिखा हुआ है। क्लियर है, अगेन एक रेड टर्मिनल है जो पॉजिटिव से जुड़ेगा, जो ब्लैक वाला है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ठीक है, और इसका पॉइंटर भी एक्सट्रीम क्या होता है,
लेफ्ट के अंदर होता है। सो दिस इज अवर वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? ये करंट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। अब एमीटर भी करंट नापता है, ये भी करंट नापता है, तो इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? क्यों बनाना पड़ा हमको ये? तो इसके दो बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स है समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो ये कि ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। एमीटर के मुकाबले क्या है? ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा छोटे करंट को नाप सकता है। कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास 1 क्विंटल को तौलने के लिए तराजू है, ठीक है। अब उस 1 क्विंटल वाले तराजू पे अगर हम एक गेहूं का दाना बहुत हल्का सा रख दें तो प्रॉब्लम हमको रीडिंग भी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वही गेहूं का दाना हम जो गोल्डस्मिथ होते हैं सुनार के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव छोटा सा तराजू तो उस पर रखेंगे ना चिमटी से, तो एकदम से उसमें रीडिंग आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है चीज, ये बहुत छोटे करंट को भी नाप सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। एमीटर को फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आएगा। तो एमीटर बहुत थोड़ा सा करंट आएगा, एमीटर क्या बोलेगा? कुछ नहीं आया, ठीक है। और जबकि इसके पास बहुत थोड़ा सा करंट आएगा, बता देगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, एमीटर जो होता है करंट की दिशा नहीं बताता। एमीटर को ऐसे लगाओ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसमें करंट की डायरेक्शन ही पता लगती है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। जबकि ये जो है ये करंट की डायरेक्शन को भी बता देता है कि करंट ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। करंट मेजरिंग डिवाइस मोर सेंसिटिव देन एमीटर, एमीटर से ज्यादा सेंसिटिव है। एंड इट कैन डिटेक्ट, ये पता कर सकता है हाँ या ना करंट है कि नहीं है। एंड इवन मेजर वेरी स्मॉल करंट। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या डिवाइस है हमारी। अब ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। तो यहां देखेंगे सेंटर पे लिखा है गैल्वो, या कई बार जी लेटर भी लिखा जाता है। अगेन इट हैज गॉट पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है कि नहीं है? ओके। अब कोई बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे कुछ डिफरेंस नजर आया एमीटर और वोल्टमीटर से अगर तुलना करें। इसका अगर पॉइंटर देखा जाए तो इसका पॉइंटर हमेशा सेंटर पे रेस्ट करता है। इसका जीरो सेंटर पे था, उनका जो जीरो था वो लेफ्ट में था, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो पे ये बीच में है, ठीक है। अब मान लीजिए करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरफ करंट बढ़ेगा तो ये जो पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टी तरफ करंट बढ़ेगा तो राइट साइड में आ जाएगा। तो ये जीरो से लेफ्ट या राइट आकर के डायरेक्शनल करंट शो करेगा, समझेगा। जबकि उसमें हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता, तो ये एक बेटर चीज है इसमें। और प्लस ये बहुत छोटे करंट को भी नाप सकता है इजीली, समझ में आ गया। तो एक सेंसिटिव डिवाइस है। दिस वाज आवर गैल्वेनोमीटर, क्लियर है। चलिए उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। ये हमारा नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में भी यूज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक मेटेलिक क्या है, अलॉय है ये, ठीक है। तो इसको हम मनचाही लेंथ नाम के सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ये इंसुलेटेड भी आता है। एक मेरे पास और है कनेक्टिंग वायर जो है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। तो सर्किट में हम क्या कनेक्शन वगैरह को बनाने के लिए इस तरह के वायर को यूज करते हैं, ये कॉपर का है। और कई बार क्या होता है इसके एंड पे हम क्रोकोडाइल पिन, चिमटी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लगा देते हैं, तो हमको बार बार जॉइंट कनेक्शन को जो है वो फास्टन अप करना नहीं पड़ता। तो ये थोड़े से हमारे सर्किट एलिमेंट्स हो गए। तो हमारा हमने रेजिस्टेंस वायर देखा, हमने कनेक्टिंग वायर देखे, ठीक है कि नहीं का। चलिए अब हम देख लेते हैं जंपर क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। एक वायर है, उसके सामने एक और वायर है, ठीक है, लेकिन एक टच नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे डायग्राम में? इसका डायग्राम अगर देखें हम तो सामने से देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों हाथ मेरे टच है, ठीक है। तो क्रॉसिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वायर को तो सीधे बना देंगे और दूसरा वायर जो होता है ऐसे लाएंगे और जब गोलाई बना करके ऊपर से जंप करके ले जाएंगे। इसका अर्थ ये होगा दोनों वायर आपस में क्रॉस तो कर रहे हैं बट एक दूसरे को छू नहीं रहे। तो इस तरह की चीज हम सर्किट में दिखाते हैं जंपर के रूप में, ठीक है। और जंक्शन का मतलब होता है जुड़े हुए, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है टच भी आपस में, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे। तो ये थे हमारे आज के सारे जो सर्किट एलिमेंट्स है वो देखे हमने, उनको क्या कैसे यूज करना है, हाउ टू ड्रॉ देयर सिंबल्स, किन सावधानियों का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो सबको आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। और जो फॉलोइंग वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस है उस पर डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एंड जो रेजिस्टेंस है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम फॉलो करेंगे ओम्स लॉ को, क्लियर है। सो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।